तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी के बारे में। ठीक है कि किस पेयर ऑफ इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं और किस पेयर को इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको एक पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है तो उसे बिना सॉल्व किए आप उसके कितने सॉल्यूशंस हैं वो बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तीन केस ही पॉसिबल है, या तो एक पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए मेरे पास एक ही सॉल्यूशन निकलेंगे, या इनफाइनाइट, और या नहीं तो एक भी नहीं। ठीक है, तो बिना सॉल्व किए वो कैसे पता करेंगे, आइए देखें इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी क्या होता है। तो सपोज आपके पास एक पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 जनरल फॉर्म है। ठीक है, आपको अगर ये पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है तो आपको पता है कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए या तो मेरे पास ओनली वन सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, और या नहीं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, और या नहीं तो नो सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, या तो एक सॉल्यूशन, या तो इनफाइनाइट, या नहीं तो एक भी सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, तो अगर एक पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप बोल सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो अगर एक पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने पर मुझे या एक सॉल्यूशन मिले और या नहीं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ POE, पेयर ऑफ इक्वेशन, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और आपको सॉल्व करते वक्त या तो एक सॉल्यूशन मिले और या नहीं तो आपके पास इन्फिनिट सॉल्यूशन मिल जाए, तो उन दोनों केस में हम इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और अगर सॉल्व करने के बाद आपको एक भी सॉल्यूशन ना मिले, ठीक है, नो सॉल्यूशन, तो उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, या तो एक या इनफाइनाइट तो कंसिस्टेंट, और एक भी नहीं दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखता हूँ। सो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल ये जो है पेयर ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 8y इक्वल्स टू 11 एंड 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 2, इस इक्वेशन के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ वन सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करना है, इनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो इनके लिए 3-4 मेथड आता है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है सारे वीडियोस का। ठीक है, तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि एक ही सॉल्यूशन इनके लिए मिल रहा है हमें। ठीक है, जब आप सेकेंड वाले एक पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, जब आप थर्ड वाले को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, सो इस पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए एक सॉल्यूशन, दैट मीन्स ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, ये पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। इसके लिए आपके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और इसके लिए आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो इनफाइनाइट के लिए भी आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, हालांकि जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलता है तो उस केस में इसे हम डिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट इक्वेशन। आप NCERT में देखोगे आपको यहाँ पे डिपेंडेंट भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे पूरी तरीके से निर्भर कर जाना, होता ये कंसिस्टेंट ही है, बस इसे डिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होता है ये समझ में आया होगा। अब देखो, अगर मुझे पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है कि कितने सॉल्यूशंस आएंगे, तो उसके लिए मैंने 3 मेथड आपको बताया है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आपको उसको सॉल्व करना होगा बाय किसी भी एक मेथड से। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक सॉल्यूशन आएगा, या नो सॉल्यूशन, या इन्फिनिट सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन एक तरीका और होता है बहुत आसान, कि आप
इस पेयर ऑफ इक्वेशन को देखने के साथ बता दोगे कि इसका एक सॉल्यूशन है, इसको देखते ही आप बता दोगे कि नो सॉल्यूशन, और इसको देखते ही आप बता दोगे इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, वो तरीका होता है रेशियो कंपेयर करके, कि रेशियो कंपेयर करो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितना सॉल्यूशन है। ठीक है, सो आइए वो देखें मेथड किस तरीके से काम करता है। सो रेशियो कंपैरिजन मेथड फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। आपको यहाँ पे एक पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, अगर आपको फाइंड करना है कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है, एक, इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन, तो वो हम पता कर सकते हैं रेशियो कंपैरिजन मेथड से। अदरवाइज़ आप सॉल्व करके भी पता कर सकते हो। ठीक है, तो रेशियो कंपैरिजन मेथड क्या बोलता है कि आपको रेशियो को कंपेयर करना होगा। अब कौन से रेशियो को कंपेयर करना होगा वो देखो, यहाँ पे आपको इस तरीके से रेशियो लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो x के लिए आपके पास a1 एक कोफिशिएंट है, x के लिए a2 एक कोफिशिएंट है, तो आपको इसका रेशियो लेना है। तो इसका रेशियो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ a1/a2। ठीक है, a1:a2 की जगह a1/a2। अगर मैं y के लिए बात करूँ तो ये होगा आपका b1/b2। ठीक है, और अगर मैं कांस्टेंट के लिए बात करूँ तो ये होगा आपका c1/c2। ठीक है, ये तीन रेशियोज मेरे पास आते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक है, x के लिए रेशियो, y के लिए रेशियो एंड कांस्टेंट के लिए रेशियो। सो यहाँ पे जो आपका पहला केस बनता है, अगर आपने ये तीनों रेशियोज निकाल लिए और ये तीनों रेशियो बराबर आ गया, ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 अगर आ गया आपके पास तीनों बराबर, तो ये इम्प्लाइज करता है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है इसके लिए आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तीनों रेशियोज अगर बराबर है दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सेकंड केस हो सकता है कि आपका ये और ये बराबर हो लेकिन ये बराबर ना हो। कहने का मतलब है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर आपके पास ये केस बन रहा है कि जो x वाला रेशियो है और जो y वाला रेशियो है ये दोनों तो बराबर है लेकिन कांस्टेंट वाला बराबर नहीं है, तो इस केस में आपके पास नो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, एंड द थर्ड एंड लास्ट, अगर a1/a2, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, थर्ड केस। ठीक है, थर्ड केस, अगर आपके पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। ठीक है, अगर आपका a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो आपको c1/c2 नहीं देखना, बस ये दोनों ही देखना है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास वन सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ। आपको रेशियोज निकालने हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक है, अगर ये तीनों रेशियोज बराबर है दैट मीन्स आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे इस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए। अगर आपका a1/a2 b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है कोई भी, ठीक है, तो उस केस में आपके पास नो सॉल्यूशन आएंगे। और अगर आपका a1/a2 ही b1/b2 के बराबर नहीं है तो उस केस में आपको c1/c2 की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है तो आपको c1/c2 भी निकालना होगा, लेकिन अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है दैट मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कंडीशंस है कि किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन। अब आइए एग्जांपल्स देखें इन पे, जिससे आपको और क्लियर होगा। सो ये रहा हमारा एग्जांपल। ठीक है, और मैंने वहाँ साइड में तीनों केसेस लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा, सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये जो आपको पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है 3x - 5 = 11, 6x - 10y = 7 इज़ इनकन्सिस्टेंट। ठीक है, ये पेयर ऑफ इक्वेशन को आपको इनकन्सिस्टेंट शो करना है। तो इनकन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि अगर इस पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए मेरे पास एक भी सॉल्यूशन ना आए, ठीक है, नो सॉल्यूशन, तो उस पेयर ऑफ इक्वेशन को हम कहते हैं इनकन्सिस्टेंट। ठीक है,
अगर एक आए या इन्फिनिटी आए दैट मीन्स वो कंसिस्टेंट है, लेकिन अगर एक भी सॉल्यूशन ना आए दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन है नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। तो क्या अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? नहीं, उतना करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये रेशियोज चेक करने हैं कि नो सॉल्यूशन मेरा कब आता है। तो नो सॉल्यूशन देखो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो सबसे पहले आप तीनों रेशियो निकाल लो। a1/a2 कितना है, ठीक है। तो a1/a2 होता है x के लिए, a1 a2 x का कोएफिशिएंट होता है। तो a1 कितना है 3, ठीक है, ये रहा 3। a2 कितना है 6, तो ये आपका आया 1/2। b1/b2 होता है y का कोएफिशिएंट सब, तो b1 कितना है -5, b2 कितना है -10, ये आपका आया 1/2, ठीक है। c1/c2 ये आपका होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो c1/c2 देखो आपको इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहिए, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, I'm so sorry। सबसे पहले मैं यहाँ जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ। 3x - 5y - 11 = 0, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 6x - 10y - 7 = 0, ठीक है। ये हो गया मेरा जनरल फॉर्म। तो a1 a2 b1 b2 के लिए तो ठीक है। c1/c2, अब c1 देखो यहाँ पे है -11 डिवाइडेड बाय c2 है आपका -7, तो ये होगा -7, ये आपका आया 11/7। तो यहाँ से आप देखो कि आपके पास क्या आ रहा है, a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो बराबर है, ठीक है, दोनों 1/2 लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, c1/c2 के बराबर नहीं है। तो अगर आपके पास ये वाला केस मिल जाता है दैट मीन्स आपके पास नो सॉल्यूशन आएगा। नो सॉल्यूशन होने का मतलब ये पेयर ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। सो आप यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि दिस इज़ द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। ये जो केस आपके पास आया है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये किसका केस है, नो सॉल्यूशन का। तो नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो वो आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख दो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सो ये रहा इसको याद करने का बेनिफिट, अदरवाइज़ आपको इसको सॉल्व करना होता, ठीक है। आइए और कुछ एग्जांपल्स देखें। सो ये हमारा सेकंड एग्जांपल, इसमें आपको पूछ रहा हूँ फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि 3 तरीके के ही सॉल्यूशंस आ सकते हैं, या तो एक, या तो इन्फिनिट, या नहीं तो नो सॉल्यूशन। तो आइए पता करें कैसे आएगा। तो सबसे पहले आप रेशियो निकाल लो, a1/a2 कितना है, a1 है आपका 4, a2 है आपका 16, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। b1/b2 कितना है, यहाँ पे b1 है आपका 10, b2 है आपका 40, ये हो जाएगा अगेन 1/4। और c1/c2 कितना है, तो अगेन मेरे से यहाँ पे सेम मिस्टेक हुआ, मुझे सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म में लिखना था, तो जनरल फॉर्म में इसे यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। +50, तो ये हो जाएगा इधर आएगा माइनस, और ये आपका हो जाएगा 0, और ये भी होगा आपका माइनस, और यहाँ आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपका जनरल फॉर्म। यहाँ से c1/c2 कितना होगा, -50 डिवाइडेड बाय -200, तो ये भी आपका 1/4 है। तो यहाँ से आप देखो आपके पास जो रेशियो मिल रहा है उसके बीच में रिलेशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये वाला जो केस है ये किसका केस है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। दैट मीन्स ये जो आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर आपको ये रूल नहीं पता होता देन आपको इसको सॉल्व करना होता बाय किसी भी एक मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वहाँ से आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो रेशियो की मदद से, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे 2 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। इस इक्वेशन में आपको k नज़र आ रहा है, तो आपको इस k का वैल्यू बताना है जिसके लिए
इस पेयर ऑफ इक्वेशन का आपके पास नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, एक भी सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। तो उस केस में के के लिए हमारे पास कौन से वैल्यू आएंगे? तो देखो क्वेश्चन में ये आपको दे दिया है कि नो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो नो सॉल्यूशन वाला केस हम अप्लाई कर देंगे। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 ये बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 के, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेशियोज निकाल लेते हैं a1/a2 कितना है, तो उसके लिए हमें इसे जनरल फॉर्म में लिखना होगा। तो जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 3x प्लस, ये आपको हो गया जनरल फॉर्म। यहाँ से अगर मैं a1/a2 निकालूँ तो ये आपका आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1, 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1, ठीक है, ये a1 और ये आपका a2। अगर मैं यहाँ से b1/b2 निकालूँ तो b1 कितना है? b1 आपका है 1, ठीक है, y का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है? 1, तो ये हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाय b2, y का कोएफिशिएंट यहाँ k माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा k माइनस 1, ठीक है। अब देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूंगा तो मुझे k का वैल्यू मिल जाएगा, मुझे c1/c2 निकालने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो सिंस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 है, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास आता है 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो यह हो गया आपका 3k माइनस 3 इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2k माइनस 1, तो k को मैं इधर ले आता हूँ, 3 को उधर भेज देता हूँ, तो ये होगा आपका k 3 माइनस 1 2, ठीक है, k इक्वल्स टू आपका 2 आया। लेकिन एक सेकंड अभी रुको, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि c1/c2 बराबर हो जाए। ये जो आपका k का वैल्यू आया है आपको बैठा के चेक करना होगा कि c1/c2 कितना है। अगर वो बराबर आ गया दैट मीन्स आपके पास k का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगा। अगर वो बराबर नहीं आया तब आप बोल सकते हो k इक्वल्स टू 2 आपका आंसर है, ठीक है। सो c1/c2 निकालते हैं यहाँ पे। सो c1/c2, तो यहाँ से आप देखो इस इक्वेशन से ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन c1 कितना है? -1, c2 कितना है? -2k प्लस 1, तो ये हो गया -2k प्लस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से आपके पास आया 1/2k प्लस 1। k का वैल्यू हमारे पास कितना आया है? 2, तो अगर मैं k का वैल्यू यहाँ 2 बैठाऊँगा तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो ये आया आपका 1/5। तो आप देखो यहाँ से ये 1/5 इसके तो इक्वल नहीं है, किसके इक्वल? a1/a2 और b1/b2, तो उसके लिए हमें a1/a2 और b1/b2 के लिए भी वैल्यू निकालना होगा। तो आइए एक बार वो भी निकाल लें। सो a1/a2 ये आपका कितना है? a1 3 डिवाइडेड बाय 2k माइनस 1 है a1/2, तो k के जगह मैं 2 रखूँगा तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3, 3/3 1, ठीक है। b1/b2 कितना है? ये भी आपका 1 आना चाहिए। 1 डिवाइडेड बाय k के जगह मैं 2 रखता हूँ तो 2 माइनस 1 1, तो 1/1, ये भी आपका 1 आया। तो यहाँ से आप देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 है, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। k इक्वल्स टू 2 इज़ द आंसर, मतलब k इक्वल्स टू 2 के लिए जो इक्वेशंस हमारे पास गिवन थे उसके नो सॉल्यूशन आएंगे। अगर बाय चांस k इक्वल्स टू समथिंग में, अगर बाय चांस यहाँ पे c1/c2 भी आपका 1 आ जाता, ठीक है, दैट मीन्स k का ऐसा एक भी वैल्यू आपको नहीं मिलता जिसके लिए गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। उस केस में आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा ये k निकला है क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। सो आइए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं आज का। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो।
और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, क्लास 10th के जो बोर्ड होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी फॉर विच द इक्वेशंस, ये आपको जो इक्वेशन गिवन है दोनों, हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने चाहिए। तो उस केस में आपको ए और बी का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि ये जो इक्वेशन है ये तो एकदम सही है, 2x + 3y = 7, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। यहाँ a ब्रैकेट में x + y - b x - y देन इतना, तो इसको आपको जनरल फॉर्म में लिखना होगा, इस फॉर्म में, मतलब ax + by + c समथिंग के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे तो x + y ब्रैकेट में है, x आपको दो जगह दिख रहा है लेकिन आपको x एक ही जगह रखना है, तो आपको इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा। सबसे पहले इक्वेशन 1 को देखो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x + 3y - 7 = 0 जनरल फॉर्म में, और इसको हमें ओपन करना होगा इस ब्रैकेट को। तो ओपन करने पे हमें मिलेगा ax + ay - bx + by, और मैं इन तीनों को इधर ले आ रहा हूँ तो ये हो जाएगा -3a - b + 2 = 0, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो x वाले जो टर्म है उन्हें मैं कॉमन ले लेता हूँ, ax यहाँ पे है -bx यहाँ पे है, तो अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ a - b, ठीक है। फिर y वाले टर्म जितने हैं उसे मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये और ये +ay + by, तो यहाँ पे +a + b और y आपका कॉमन आ गया, ठीक है। और यहाँ से मैं डायरेक्ट माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 3a + b + -2 = 0, ठीक है। इस पूरे को अगर मैं इधर लाऊंगा तो माइनस ये पूरा रहेगा, ठीक है। तो आप देखो ये एकदम जनरल फॉर्म में है, समथिंग x + समथिंग y - कांस्टेंट = 0, ax + by + c = 0 वाले फॉर्म में आ गया। यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे है, तो अब हम इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन 2। अब बोल रखा है कि इन दोनों इक्वेशंस के लिए मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कब आएंगे? जब ये वाला केस हो, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो सबसे पहले a1/a2 निकालो, कितना है a1/a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है a - b, 2 / a - b, ठीक है। b1/b2 कितना है, b1 है आपका 3, b2 कितना है a + b, तो ये हो गया आपका 3 / a + b, और आपको निकालना है c1/c2 कितना है, तो c1 है आपका -7, ठीक है, और c2 है आपका इतना -3a + b - 2, 3a + b - 2, तो यहाँ से मैं माइनस माइनस कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका निकल गया रेशियोज़। अब आपको इन तीनों को इक्वेट करना है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो, तो इक्वेट करके मेरे पास आंसर आ जाएंगे। तो मैं इसे इरेज करता हूँ। नाउ फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मेरे पास होने चाहिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। a1/a2 कितना है 2/a - b, ये आपका बराबर होना चाहिए 3/a + b, ये आपका बराबर होना चाहिए 7/3a + b - 2, ठीक है। अब आप किसी भी दो इक्वेशन को कंपेयर करो, मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूँ, इसे और इसे, तो यहाँ से मैं इसे इधर ले जाऊँगा, इसे इधर, तो ये हो जाएगा 2a + 2b = 3a - 3b, ठीक है। इसे मैं इधर ले गया, इसे इधर, तो a को मैं उधर ले जा रहा हूँ, b को इधर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ से आपको मिलेगा 5b = a। ये एक इक्वेशन आप नोट कर लो। यहाँ से आपको a और b का वैल्यू अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में एक रिलेशन मिल गया कि 5b जो है वो a के बराबर है। अब आप किसी भी और दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो वहाँ से आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं इसे और इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड को, इसे और इसे।
तो यहाँ से आप देखो, इसे मैं इधर ले जाऊँगा और इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू इतना, दैट मीन्स यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 9a प्लस 3b माइनस 6, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये आपका बराबर होगा a प्लस बी इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7a प्लस 7b, ठीक है। तो 7 को मैं इधर ले 7a को इधर, 3b को उधर और 6 को भी उधर, तो 9a माइनस 7a जो हो जाएगा आपका 2a इक्वल्स टू 7b माइनस 3b 4b, ये माइनस 6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस 6, ठीक है। यहाँ से आप 2 कैंसिल कर सकते हो, 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो a का वैल्यू मैं यहाँ से 5b सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इसे मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ, ठीक है। तो a के जगह मैं 5b रखता हूँ, 5b इक्वल्स टू 2b प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिल रहा है, 2b को मैं इधर लाऊंगा, 5b माइनस 2b 3b इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स b इक्वल्स टू 1, b आपका 1 आ गया। अब इस b को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा फ्रॉम 3, a इक्वल्स टू है आपका 5b, तो a इक्वल्स टू 5 इंटू b, b की जगह कितना है 1, तो a आपका हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा आंसर, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आपको मेन क्या याद होना चाहिए, ये 3 कंडीशन, कि कब आपके पास एक सॉल्यूशन आएगा, कब इनफाइनाइट और कब नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसके हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके के सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। और बोर्ड्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हर साल लगभग मिलेंगे, ठीक है, इसी कंडीशंस पे। सो ये था कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी के लिए वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, ठीक है, और वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। सो थैंक यू।